अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नदीम कुरैशी है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेल्दी लाइफ एंड इन्फॉर्मेशन। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था, हमारे चैनल का नाम अब हेल्दी लाइफ एंड इन्फॉर्मेशन हो गया है और ये हमारा न्यू इनिशिएटिव है। इस न्यू इनिशिएटिव में हम अपने नौजवान नस्ल की हेल्प करना चाहते हैं, मुख्तलिफ फील्ड से जो ताल्लुक़ रखते हैं। और जैसा कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, लोग जो है मुल्क से बाहर जा रहे हैं, हमें रिसोर्सेज की कमी जो है वो पेश आ रही है और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कम से कम होती जा रही हैं। तो वो लोग जो अभी यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हो रहे हैं, जॉब के लिए निकल रहे हैं, उनको बताना कि इस वक्त मुख्तलिफ़ फील्ड्स में कौन कौन सी जॉब जो है मौजूद है और कौन कौन सी फील्ड जो है जिनसे वो ताल्लुक़ रखते हैं या तो, और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है उनको किस तरह अवेल करेंगे। इसी सिलसिले में आज जो हमने अपनी इस वीडियो का टॉपिक चूज़ किया है वो है डेटा सेंटर पावर कूलिंग सॉल्यूशंस के बारे में हम जानेंगे। और जैसा कि आपको पता है, मेरा ताल्लुक भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एंड आई एम पार्ट ऑफ DWP टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड। आई वर्क एज ए रीजनल सेल्स मैनेजर। तो ये मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नई चीज़ों के बारे में जानना, ताकि मैं इन चीज़ों से मुझे अपनी फील्ड में भी फ़ायदा हो और लोगों को भी फ़ायदा पहुंचा सकूं। तो इसी सिलसिले में आज हमने अपनी इंडस्ट्री के बहुत ही एक्सपीरियंस जो है पर्सन को अपने साथ जो है वो इनवाइट किया है। इनका ताल्लुक जो है फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ स्नाइडर, जो इसको ABC से जानते हैं कि ABC के नाम से भी लोग बहुत सारे जानते हैं। 15 ईयर्स उन्होंने वहाँ पे काम किया और ये हमारी खुशकिस्मती है कि अब तकरीबन 1-1.5 साल से ये DWP टेक्नोलॉजीज़ का पार्ट है। एज ए कंट्री हेड SD डिपार्टमेंट को ये लीड कर रहे हैं। इनका नाम है मुनीफ ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नदीम। SD डिपार्टमेंट क्या क्या करता है और इससे हम क्या क्या मज़ीद चीज़ें हम जो है वो क्लाइंट्स को आप प्रोवाइड करते हैं? जी, SD से बेसिकली सस्टेनेबल डिजिटल एनर्जी, तो इसकी जो हमारे बेस पर्सपेक्टिव है, मेन फोकस तो हमारा डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है। और जब आप डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड देन आपको फैब्रिकेशन, स्टील वर्क, केबलिंग, ये सारी चीज़ें मिला के एक डेटा सेंटर बना रही होती हैं। और फिर सबसे बड़ी ज़रूरत ये है डेटा सेंटर इंडस्ट्री का जो फ्यूल है वो एनर्जी है। तो एनर्जी के रिसोर्सेज जो हैं वो नॉर्मली आपको जैसे पता है कि फॉसल फ्यूल आजकल इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज़्यादा वो है। उसकी वजह से 2 तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं। एक तो फॉसल फ्यूल अनलिमिटेड तादाद में नहीं है, दूसरा ये कि उनके इस्तेमाल से कार्बन एमिशन हो रही है। तो एक तरफ तो हमारी एनर्जी की नीड्स बढ़ रही हैं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ साथ, दूसरी तरफ ये हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कार्बन एमिशन को 50% कर दें। तो इसका मतलब ये है कि या तो एनर्जी को बेहतर एफिशिएंट इस्तेमाल किया जाए, और दूसरी इंपॉर्टेंट तरीन बात यह है कि रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाए, जिसको आसान ज़ुबान में आप ग्रीन एनर्जी कहते हैं, जिसमें सोलर शामिल है, विंड शामिल है, जियोथर्मल एनर्जी शामिल है एंड देन उस हाइडल एनर्जी शामिल है। और पूरी दुनिया इस वक्त ये काम करी है कि वो नेट ज़ीरो पे काम करे। नेट ज़ीरो का मतलब ये है कि वो कार्बन एमिशंस को न्यूट्रलाइज करे। नॉर्मली हमने देखा है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर 2 तरह के डेटा सेंटर होते हैं। एक तो वो जो क्लाइंट अपने लिए खुद बनाता है, और एक वो के डेटा सेंटर प्रोवाइडर होते हैं, वो होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं और वो ये कहते हैं कि डेटा सेंटर जो है हर ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का उनका काम नहीं है बेसिकली, तो हम उनको भी ऑफर रन करते हैं। तो मॉडर्न डेटा सेंटर जब हम बनाने जाते हैं, हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, रिक्वायरमेंट गैदरिंग किस तरह से करनी चाहिए, और ताकि वो लॉन्ग टर्म पे किस तरह से चलना चाहिए, इसके लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखा? इसको जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि डेटा सेंटर का जो एवोल्यूशन है वो अगर आप देखें 90s के बाद जो .com का वो आया, जो 2000 तक आया, उसके बाद डेटा सेंटर्स की नीड कमर्शियल एरिया में बढ़ी। डेटा सेंटर इस्तेमाल हो रहे थे पहले, लेकिन वो साइंटिफिक पर्पस के लिए या आप मिलिट्री के इस्तेमाल में आ रहे थे टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। फिर ये कमर्शियल इस्तेमाल में आना शुरू हुए, फिर फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर आए और देन कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ आए। अब जब जैसे टेक्नोलॉजी और इवॉल्व की और हम क्लाउड की तरफ चले गए और क्लाउड टेक्नोलॉजी की जब बात करनी शुरू, तो डेटा सेंटर की जो अहमियत है वो पहले से 4 गुना बढ़ गई। और जब ये इसकी अहमियत बढ़ गई तो फिर इसने 2 शक्ल इख्तियार की, जैसे आपने कहा कि एक तो वो कि जो हम अपने इस्तेमाल के लिए करते हैं, और एक वो जिसको आप कमर्शियल पर्पस के लिए कहते हैं, या आप उसको ये कह सकते हैं कि वो
एक को हम पब्लिक क्लाउड और एक को प्राइवेट क्लाउड वाले के इस्तेमाल के लिए भी कह सकते हैं, और एक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, और एक को आप तजारती इस्तेमाल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो ये इनकी दो तफसील बनती है। किसी के लिए भी डेटा सेंटर बनाने से पहले सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि उसे डेटा सेंटर चाहिए क्यों। जनरली अगर आपने देखा हो तो इंडस्ट्री के अंदर जब बात होती है तो लोग नंबर ऑफ रैक्स से बात करते हैं, मुझे 40 रैक का डेटा सेंटर चाहिए, 50 रैक का चाहिए। अब ये ऐसे नहीं है कि उन्होंने ये 40 और 50 रैक अपने दिल से सोच लिए। बिल्कुल इसके पीछे उनकी नीड्स होंगी, जो कि उनके कंप्यूट की नीड है, नेटवर्क की नीड है, जिस किस्म की वो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जिस तरह के वो बिज़नेस में है, उसमें आईटी का इस्तेमाल कितना है, इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें उसको कंट्रीब्यूट करी होंगी जो उनको एक नंबर तक लाती होंगी। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डेटा सेंटर का साइज़ डिटरमिन करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि जो आपका बिजनेस है उसका आईटी पे कितना रिलायंस है। अगर आप जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देखें, जैसे बैंक्स हैं या और इससे रिलेटेड कोई भी मालियाती इदारे हैं, या टेलको यानी जो कि आपको टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइडर है, इनके लिए ये लाइफ लाइन है, रेवेन्यू लाइन है। इसका मतलब ये है कि जब तक वो अवेलेबल होते हैं, खासकर टेलीकम्युनिकेशन, तो जितनी देर आदमी आप उनकी वॉइस इस्तेमाल करें तो वो बिल कर रहे हैं, तो ये उनका रेवेन्यू लाइन है। और इस सारी, और आप जैसे टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, अगर आपने देखा होगा जो स्विचिंग टेक्नोलॉजी है वो आईपी बेस्ड टेक्नोलॉजी हो गई, यानी मोस्टली आईटी का इस्तेमाल करने पे वो आ गई है। इसका मतलब है कि अगर मेरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है तो मेरी रेवेन्यू लाइन, या अगर इंसान के हवाले से देखें तो ये समझिए कि मेरे सांस ही मुनक़ता हो गई, तो मेरी बिजनेस पे उसका इम्पैक्ट आएगा। बैंकिंग भी क्योंकि बहुत ज़्यादा अब डिजिटलाइज हो रही है और ऑनलाइन हो गई है, तो इसका मतलब है कि जितनी देर वो कस्टमर को अवेलेबल है या कस्टमर एटीएम पे गया तो तब भी उसको ऑनलाइन बैंकिंग की ज़रूरत पीछे पड़ रही है, क्योंकि वो कहीं से अप्रूवल लेने जाएगा। तो जहाँ कहीं वो उसमें राब्ता मुनक़ते होगा वो उनका अब मालियाती नुकसान की तरफ उनको ले जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस सारे सिस्टम को चलाने के लिए पीछे एक बुनियादी बहुत मजबूत सिस्टम होना चाहिए। तो वो मजबूत सिस्टम में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आपका आता है, जिसमें कंप्यूट है, स्टोरेज है, नेटवर्क है। इस सारे को होस्ट करने के लिए फिर एक बेस चाहिए, यानी उसकी बुनियादी लेयर, जो बुनियाद है वो डेटा सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि आपके रैक से शुरू होता है, और फिर वो पावर यानी यूपीएस की डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि ये मेक श्योर करती है कि मेरा आईटी इक्विपमेंट चलता रहे। अब जब आईटी इक्विपमेंट चलता है तो इसकी वेस्ट है हीट। अब वो हीट जो है वो नुकसानदेह है, अगर वो बढ़ती रहेगी तो मेरा आईटी इक्विपमेंट उसके अंदर काम नहीं कर सकेगा। तो इसका मतलब यह है कि वो जो हीट हमारे उस कमरे में पैदा हुई उसको हमने वहां से कहीं और मुंतकिल करना है। एक चीज़ याद रखिएगा कि हम चीज़ों को ठंडा नहीं करते, बल्कि जो हीट है या जो हिद्दत है इसको कहीं मुंतकिल करते। तो उसके लिए फिर हम कूलिंग को या हीट रिमूवल यूनिट्स को इस्तेमाल करते हैं, जिसको आम जुबान में हम एसी कहते हैं। लेकिन यहाँ जो एयर कंडीशनिंग इस्तेमाल होती है वो प्रेसीजन एयर कंडीशनिंग कहलाती है, जो आम घरों में इस्तेमाल होने वाली एयर कंडीशनिंग से फ़र्क है। तो ये दो बुनियादी कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और मुतअद्दिद चीज़ें शामिल हैं, जैसे रैक होगा, रैक में हाउसिंग करने के लिए माउंटिंग होगी, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए केबल्स होंगी, सर्किट ब्रेकर होंगे प्रोटेक्शंस के लिए, पीडीयूज होंगे। लेकिन जो दो कोर कंपोनेंट है आप उनको बांट सकते हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंपोनेंट्स के अंदर। तो जो उसमें पावर और कूलिंग आ जाती है, जो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक फ्यूल है और एक उसके बदले में पैदा होने वेस्ट को वहाँ रिमूव करने वाला है। फ्यूल नहीं होगा तो भी सिस्टम बढ़ जाएगा, और अगर हम उस वहाँ पैदा होने वाली हीट को वहाँ से मुंतकिल नहीं कर सकेंगे तो भी मेरा आईटी इक्विपमेंट काम नहीं कर सकेगा। ये डेटा सेंटर की उस 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं कि क्यों मुझे चाहिए और फिर कौन सी चीज़ें मेरे लिए उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी जिस कमरे में मुझे लगाना है या जिस ऑफिस की बिल्डिंग में मुझे लगाना है, या मैंने प्री फैब्रिकेटेड, जैसे आपने आजकल देखा हो जिसको लोग कंटेनराइज आसान ज़ुबान में कहते हैं, उसके अंदर लगाना है, उसकी अहमियत कम हो जाएगी। उसकी अहमियत भी अपनी जगह पर रहेगी, लेकिन बहरहाल उसकी अहमियत के साथ साथ कि वो जगह कहाँ हो, कैसी हो, कितनी सिक्योर हो, ये सब बुनियादी चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। एनर्जी एफिशिएंट जो है, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड वाइड सारा दारोमदार डेटा सेंटर का बिजली के ऊपर है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है किसी भी कंट्री में चीप नहीं है। उसको चीप बनाने के लिए किस तरह से कौन कौन से मेथड्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं,
जो कि हमारे लिए पॉसिबल भी हो इन दी पाकिस्तान या वर्ल्ड वाइड, जो है कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते? जी, उसके लिए सबसे पहले अहम बात ये होगी कि हम उस जगह का इंतखाब करें डेटा सेंटर लगाने के लिए कि जहाँ पर हमको रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज अवेलेबल हो। अब रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज जैसे मैंने आपको बताया कि जो सोलर की एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी में आती है। सोलर के बाद फिर विंड एनर्जी है, तो इसका मतलब मुझे विंड टनल के कहीं आसपास होना चाहिए। थर्मल ऑब्वियसली मेरे पास अगर डैम्स अवेलेबल हैं तो थर्मल एनर्जी तो हम यूज़ करते हैं। हाइडल एनर्जी है तो डैम से जो हम हासिल करते हैं वो भी सस्ती बिजली पैदा करने की सलाहियत रखती है, तो वो तो एक जनरल ग्रिड में अवेलेबल होती है। मोस्टली रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर 3 सोर्सेज का इस्तेमाल है। एक हमारी विंड, दूसरी सोलर, तीसरी कई जगहों पे जियोथर्मल एनर्जी अवेलेबल है, जिससे कार्बन एमिशन भी कम है और मेरे पास तवानाई पैदा करने की जो सलाहियत है वो भी सस्ती है। तो जगह का इंतखाब करना चाहिए कि जहाँ हमें इसमें से कोई चीज़ें अवेलेबल हो। जैसे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में अल्लाह का बहुत फजल है कि तकरीबन पाकिस्तान के मेजॉरिटी मैप के अंदर काफ़ी सोलर डेज़ अवेलेबल हैं, तो हम सोलर को एक सोर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंध में और बलूचिस्तान के चंद इलाकों में और कुछ और इलाकों में हमारे पास विंड टनल्स अवेलेबल हैं। ज़ेरी सिंध के इलाके में विंड टनल्स बहुत अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे हम जो बेसिकली विंड फॉर्म से एनर्जी ले सकते हैं। तो ये ज़राए हैं जो इनको मिलाया जा सकता है। हाँ, कोई भी डेटा सेंटर जो है वो सिर्फ इन्हीं ज़राए के ऊपर नहीं चल सकता, तो जो यूटिलिटी है यानी जो हमारे ग्रिड से आने वाली यानी हमारे सर्विस प्रोवाइडर जो है उनका होना ज़रूरी है, क्योंकि डेटा सेंटर को हर हाल में एनर्जी चाहिए। रिलायबिलिटी हमें 7/24 365 डेज़ के ऑपरेशन के साथ करनी होती है। तो हम इन मुख्तलिफ ज़राए अगर अवेलेबल हो तो उनका मिक्स करते हैं और कोशिश ये की जाती है कि ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए नॉन हाइड्रोकार्बन एनर्जी का, ताकि मैं कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को कम कर सकूं, और कम इस्तेमाल बशर्ते ज़रूरत मैं दूसरे सोर्सेज का करूं। और स्टैंड बाई सोर्सेज के ऊपर जनरेटर्स का होना भी ज़रूरी है। वर्ल्ड वाइड जो डेटा सेंटर के स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, और पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है? अच्छा, अब स्टैंडर्ड की अगर बात अभी हम जो स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे वो क्रिटिकल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की करेंगे। अब क्रिटिकल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक दफ़ा मैं दोबारा बात करूँ कि वो हम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसे आम लोग आम ज़ुबान में यूपीएस, कूलिंग और कूलिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन और कूलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से जानते हैं। मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो बहुत आम ज़बान में है, लोगों ने टीयर का नाम सुना होगा कि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। तो ये अप टाइम इंस्टीट्यूट एक इदारा है और उसने स्टैंडर्ड्स ये क्रिएट किए हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आप डेटा सेंटर की लाइबिलिटी और अवेलेबिलिटी को जांचने का एक तरीका समझा जाता है कि इनके अगर स्टैंडर्ड्स के ऊपर वो पूरा डिज़ाइन होके बना हुआ है तो वो उतना ही अवेलेबल है। और दूसरे फिर TIA 942 है। ये TIA जो है टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर, ये बेसिकली स्टैंडर्ड्स हैं। इन्होंने कंप्लीट स्टैंडर्ड डेवलप किए हुए हैं। ये भी इसी तरह रेटेड 1, रेटेड 2, रेटेड 3, रेटेड 4 डेटा सेंटर्स को उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से स्टैंडर्डाइज करते हैं। इसके अलावा भी कुछ जगहों पर, जैसे जापान अपना एक स्टैंडर्ड इस्तेमाल करता है, लेकिन ये TIA का एक तरह का स्टैंडर्ड सिंगापुर में थोड़े से वर्जन के साथ मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होता है। ISO 9000 जो है बेसिकली ISO के कुछ स्टैंडर्ड डेटा सेंटर्स के लिए डिफ़ाइन है। तो TIA 942 है बेसिकली -B कहलाता है। ये जो स्टैंडर्ड फॉर डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर, ये ANSI जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, ये उसके साथ मिलकर ये स्टैंडर्ड्स डेवलप हुए हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा सुनने में TIA को भी मिलेगा, लेकिन अप टाइम का भी बहुत जगहों पर मिलेगा। बल्कि जो टीयर का वर्ड था वो लोग बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक्चुअली पेटेंट है अप टाइम इंस्टीट्यूट का। सही। डिज़ाइन सर्टिफाइड डेटा सेंटर और डेटा सेंटर सर्टिफाइड में क्या फ़र्क है? लोग जो है और 2 चीज़ें हैं। मतलब अब थोड़ा सा छोटा सा फ़र्क ये है कि एक तो ये कि हमने डेटा सेंटर डिज़ाइन किया ऑन पेपर, और उसके अंदर जो भी सर्टिफिकेशन एजेंसी है उसने उस डिज़ाइन को रिव्यू किया और उसने ये देखा कि ये अवेलेबिलिटी की जो स्टैंडर्ड थे
अगर हम अप टाइम की बात करें तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। अब टीयर 3, टीयर 4 कॉमनली जो क्रिटिकल 3 इंफ्रास्ट्रक्चर में डेटा सेंटर इस्तेमाल होते हैं, उनके ये स्टैंडर्ड्स पे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अब जो टीयर 3 है इसका मतलब होता है कॉन्करेंटली मेंटेनेबल, और टीयर 4 जो है इसका मतलब है कि फॉल्ट टॉलरेंट। अब कॉन्करेंटली मेंटेनेबल का मतलब ये है कि मेरे पास कैपेसिटी कंपोनेंट्स हैं और मेरे डिस्ट्रीब्यूशन कंपोनेंट, किसी को भी मुझे बदलना हो, उसकी मेंटेनेंस करनी हो, उसमें कोई ब्रेकडाउन आ जाए या उसमें कोई और मुझे तब्दीली करनी हो जगह की, या कोई चीज़ कम ज़्यादा करनी हो, तो मुझे सिस्टम को बंद ना करना पड़े। तो ये तो कहलाता है कॉन्करेंटली मेंटेनेबल। अच्छा, और फॉल्ट टॉलरेंट का मतलब ये है कि अब मेरे पास हर कंपोनेंट का बैकअप इस शक्ल में अवेलेबल है कि कोई फॉल्ट अगर आ जाए सिस्टम के अंदर तो भी मेरा सिस्टम कभी लूज नहीं हो, जिसको हम कहते हैं 99.99%। जी, इसमें के भी थोड़ा सा डाउन टाइम होता है, बट ये 5-9 की बात हो रही है, ठीक है। ऑल दो लोग कहते हैं कि 7-9 होना चाहिए, बट ये 5-9 तक की बात हो रही होती है। सो ये अब ये डिज़ाइन बनता है, ऑब्वियसली पेपर पे आपने किया, SLD बन गई, और उसको वेरीफाई लोगों ने कर दिया कि ये जो डिज़ाइन बना है और ये जो आर्किटेक्चर है और जो कंपोनेंट लिए गए हैं और जो साइज़ आपको चाहिए था उसके मुताबिक ये डिज़ाइन सर्टिफाई हो गया। अब फैसिलिटी सर्टिफिकेशन मतलब अब ये डिप्लॉय होता है, डिप्लॉय होने के बाद चलना है। अब उसके बाद ये कि आपने डिज़ाइन सर्टिफाई कराया है और उसको डिप्लॉय कराने के बाद अगर वेरीफाई नहीं कराया, तो अगर वो किसी ने बनाते वक्त कुछ चीज़ें उसमें छोड़ दी हैं, तो फिर उसका फ़र्क ये आएगा कि वो ऑपरेशनली अब सर्टिफाई नहीं है, क्योंकि अब उसके अंदर ये कोई चीज़ें, वैसे हम एक बात करते हैं कि उसके अंदर उन्होंने कहा था कि ये कूलिंग यूनिट की कैपेसिटी जो है ना वो 50 किलोवाट होनी चाहिए, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो और डिप्लॉय कर दिया गया 40। तो डिज़ाइन में जो पैरामीटर्स थे वो तो 50 के थे, तो अब वो जो ऑपरेशनली आके कोई सर्टिफाई करने जाएगा और वहाँ 40 किलोवाट लगा होगा तो वो उसको कंप्लाई नहीं करता, क्योंकि जैसे ही आप 50 किलोवाट का लोड करेंगे तो सिस्टम बैठ जाएगा। बिल्कुल बैठ जाएगा, तो वो मेरी जो सारी अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो ये बेसिकली फ़र्क आता है कि जो फिर डिज़ाइन हो गया, सिर्फ वहाँ पे काम नहीं रुका, बल्कि जब वो फिज़िकली डिप्लॉय हुआ तो वो वेरीफाई होगा और देन उसके ऊपर स्टैम्प होगा। लेकिन अगर डिज़ाइन सर्टिफाई है तो और उस पर उस तरह उसको बना लिया जाता है, तो जो आपका अगर फ़र्ज़ करिए आप कमर्शियल डेटा सेंटर रखते हैं, तो कस्टमर तो यही देख सकता है ना कि आपके डिज़ाइन के अंदर क्या अवेलेबल है, वो तो इस्तेमाल करेगा तो उसको बाकी चीज़ें पता होगी, इसलिए उसके सर्टिफिकेशन को दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है। सही। डेटा सेंटर में हम स्केलेबिलिटी को किस तरह से कैटर कर सकते हैं कि फ्यूचरिस्टिक डेटा सेंटर अपना बनाए? मुख्तलिफ कंट्रीज़ में देखा जाता है कि कोई IT पार्क बनाया या कोई ऐसा जोन बनाया जाता है जहाँ पे टैक्स फ्री जोन होता है। अब जैसे कमर्शियल डेटा सेंटर है, इसमें होस्टिंग की जाती है, आज उन्होंने एक बिल्डिंग में डेटा सेंटर बना लिया, कल को पता लगा उनके एरिया को छोड़ के एक नया जोन बनाया गया, वहाँ पे टैक्स फ्री है और अब डेटा सेंटर मूव करना है। अब उनकी तो इन्वेस्टमेंट हो गई, अब उनका जो कंपटीशन है उसने वहाँ डेटा सेंटर खोल लिया, अब वो जो उनको पर रैक और पावर जो दे रहा है वो ज़्यादा सस्ता दे रहा है, तो क्लाइंट तो वहाँ मूव हो जाएगा। तो इन चीज़ों को किस तरह से हम कैटर कर सकते हैं? जी, इसमें दो चीज़ें, एक तो ये कि जैसे मॉड्यूलर, स्केलेबल और पे एज यू ग्रो की जो टेक्निक है इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो मॉड्यूलर डेटा सेंटर्स की बात होती है। अब मॉड्यूलर होने के मुख्तलिफ शक्लें हैं। एक तो ज़रूरी देखने वाला ये है कि हम हमारा फ्यूचर प्लान हम कहाँ तक जाने का करते हैं। ऑल तो टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है, तो अगर किसी ने लेट्स से आज 300 रैक का प्लान किया और वो कहता है मैं 1500 रैक तक जाना चाहता हूँ, तो वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आज ही क्रिएट कर लेता है वहाँ पे, अभी हम भूल जाते हैं कि वहाँ से ये जोन चेंज हो गया और हम कहीं और किसी और जोन में जा रहे हैं। अभी पहले इसी सिनेरियो को देख लें, तो उसने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आज ही कंप्लीट कर लिया और उसके बाद अभी उसने 300 रैक लगाए और उसके बाद टेक्नोलॉजी में चेंज आ गई, पॉलिसीज़ में चेंज आ गई, कोई और चीज़ ऐसी चेंज आ गई कि फर्दर ग्रोथ की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उसका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंस तो हो गया। तो अगर क्लियरिटी नहीं है और हम अगर 3 साल और 5 साल से आगे जैसे नहीं देख के प्लान कर सकते, तो उसमें एक बहुत अच्छा जो अब एक तरीकाकार है जहां हमने ग्रोथ मॉडल अपनाना है, स्केलेबल मॉडल अपनाना है, तो वहाँ पे हम प्री फैब्रिकेटेड सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आज अगर हमें 300 रैक की ज़रूरत है तो हमने वो 300 रैक का प्री फैब्रिकेटेड सोल्यूशन इस्तेमाल किया। नीड अगर चेंज हो गई हैं तो मेरे रिसोर्सेज जो है ना वो वेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि मैंने कोई सिविल स्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया हुआ। अच्छा, अब प्री फैब्रिकेटेड सिस्टम जो है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ एक्सपैंड कर सकते हैं, तो वो जब प्लान हुआ हो तो वो उस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। इसमें एक और
वो जो बात है आप करें कि फ़र्ज करें ये ऐसी एक चेंज आ गई कि वो यहाँ पर एक रिसोर्सेज थे वो अवेलेबल अब नहीं रहे या कोई बेनिफिट नहीं रहा, तो अब इसमें थोड़ा सा कुछ सामान वेस्ट होगा, बट मैं मेजॉरिटी इक्विपमेंट इसी तरह उठा के कहीं और मूव कर सकता हूँ। तो ये इसके अंदर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन ये सारी चीज़ें कि मैं प्री फैब्रिकेटेड मॉड्यूल पे जाऊंगा, मैं सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जाऊंगा, मैं टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाऊं, मैं परमानेंट स्ट्रक्चर बनाऊं, डिपेंड करता है कि मेरा बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है और मैं कितने साल की प्लानिंग कर रहा हूं और मैंने फ्यूचर को देखते हुए किस तरह अपने इन्वेस्टमेंट को भी सेव करना है और सिस्टम को अवेलेबल भी करना है। तो उसको देखते हुए आप हाइब्रिड मॉडल भी ले सकते हैं, टोटली प्री फैब्रिकेटेड भी ले सकते हैं, टोटली आप सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जा सकते हैं। अगर कोई ये कहे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नहीं है, ये एक्चुअली बिजनेस नीड और बिजनेस ऑब्जेक्टिव के मुताबिक आप अपने डिज़ाइन को प्लान करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। पाकिस्तान में डेटा सेंटर जो है वो कहाँ फॉल करते हैं और कितने बड़े डेटा सेंटर इस वक्त मौजूद है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड वाइड? देखिए पाकिस्तान में अभी जो अगर आप वैसे तो पाकिस्तान में अगर आप डेटा सेंटर टेक्नोलॉजी में देखें तो दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ अभी जदीद टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं। सिवाय ये अभी जो लिक्विड कूलिंग विद इन द सिस्टम इस्तेमाल होनी शुरू है, यानी जो आपके आईटी सिस्टम के अंदर अब लिक्विड कूलिंग का और सिंगल स्टेज हो या डबल स्टेज इस्तेमाल करने को शुरू किया है, क्योंकि कूलिंग के कॉस्ट को कुछ कम करने के लिए अभी वो दुनिया में भी वो भी एक आप समझिए कि तजर्बाती सतह पर इस्तेमाल हो रही है। बाकी जितनी टेक्नोलॉजीज़ थी वो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं कि एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन और उनको किया जाए। साइज़ की अगर आप बात करते हैं तो उसका कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान में। अगर आप सबसे बड़ा डेटा सेंटर एक छत के नीचे देखें तो वो 300 रैक है, जबकि अब और उसकी अगर टोटल एनर्जी आप देखें तो वो हार्डली 3 मेगावाट तक डेटा सेंटर हमारे गए हैं। 3 से 4 की लोग प्लानिंग में हैं कि वो ऐसे डेटा सेंटर बना सकते हैं। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं, इवन अभी आप यूरोप अमेरिका से हट के अगर आप मिडल ईस्ट और अपने इर्द गिर्द के अंदर ही देखना शुरू करें तो आपको वहाँ 12 मेगावाट 24 मेगावाट के डेटा सेंटर्स अवेलेबल होने शुरू हो गए। क्योंकि जैसे पूरी दुनिया डिजिटाइज जब हो रही है तो डिजिटल जब की तरफ लोग मुंतकिल हो रहे हैं और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जिस तरह बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो और डिजिटाइजेशन की वजह से हर हाथ में एक गैजेट है और वो जो हर एक की आप अपने फ़ोन पे पंच करते हैं ना, वो डेटा जनरेट कर रहा है। वो डेटा ने कहीं जाना है, ट्रांसमिट होना है, स्टोर होना है और फिर उसको कोई रीयूज़ होना है, तो वो डेटा सेंटर उससे साइज़ में बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी अब इसके ऊपर बेसिकली जैसे जैसे इकॉनमी स्टेबलाइज होगी दोबारा, पहले भी एक ग्रोथ देखने में नज़र आ रही थी और अब हम उम्मीद करते हैं कि अभी आने वाले चंद महीनों सालों में जब इकोनॉमी और स्टेबलाइज होना शुरू होगी तो आप में इस एरिया में भी ग्रोथ देखेंगे। जब हम नए डेटा सेंटर की प्लानिंग करते हैं तो कॉमनली हम लोग क्या गलती करते हैं और कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि फ्यूचरिस्टिक डेटा सेंटर आपका जो है वो बिल्ड हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कूलिंग, पावर सेविंग और हर एस्पेक्ट से जो है वो कौन कौन से स्टेप्स है जो आपने लेने चाहिए? अब हम गलती का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते। हाँ, ये सब ये कह सकते हैं कि हमें ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। जो सबसे ज़्यादा एहतियात है वो हमें जो हम लोड को डिफ़ाइन करते हैं। लोड डिफ़ाइन मतलब ये है कि हम रैक, जब नंबर ऑफ़ रैक्स में हम ख्याल करते हैं कि हमारे एक रैक में कितनी पावर कंजम्पशन हो रही होगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसको बड़े एहतियात से डिटरमिन करना है। क्योंकि अगर हम इसको सही तरह से डिटरमिन नहीं करते कि मैं अपने रैक में कितनी एनर्जी इस्तेमाल करूँगा, तो इसका मतलब यह है कि इसके अगले कॉन्सिक्वेंसेस मेरे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं। कैसे? असल में ये जो इक्वेशन है ये बहुत सादा है, यानी जितने किलोवाट मैं एनर्जी इस्तेमाल करूँगा उसका जो वेस्ट है उतने किलोवाट ऑफ हीट है। इसका मतलब 5 किलोवाट मैंने एनर्जी इस्तेमाल की तो 5 किलोवाट मुझे हीट रिमूव करनी है। इसका मतलब दूसरी सूरत में ये हुआ कि 5 किलोवाट अब मेरा जब चल रहा है तो 5 किलोवाट के कूलिंग यूनिट होना चाहिए। अब आप कहेंगे यार हमने कूलिंग यूनिट में तो सुना कि टन होते हैं या BTUs होते हैं, वाट्स तो कोई कॉमन नहीं हुआ। ये हमने IT की इक्वेशन आसान कर दी कि कितने किलोवाट, क्योंकि किलोवाट की अक्सर बात होती है, एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। तो जो 3 किलोवाट है वो 1 टन के बराबर है, या आप कह सकते हैं 12,000 BTU के बराबर है, और ये हमें एनर्जी चाहिए होगी। तो अगर हमने यहाँ पर कुछ एहतियात नहीं की लोड की सही डिटर्मिनेशन में,
तो इसका मतलब यह है कि कूलिंग मेरी या ज़्यादा हो गई या कम हो गई। तो कूलिंग जो है वो मेजर कंपोनेंट ऑफ ओपेक्स है आईटी इक्विपमेंट पे एनर्जी के बाद, और वो एक लाजमी है। वो तो आपने आईटी एनर्जी चलाना है, आईटी इक्विपमेंट, तो उसमें एनर्जी कंज्यूम होगी। उसके बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कूलिंग, और कूलिंग में अगर कैपेसिटी से ज़्यादा है तो भी बहुत डेटा सेंटर के लिए नुकसानदेह है दोनों सिरतों में। यानी मेरा कैपेक्स तो लगा ही लगा, मेरा ओपेक्स भी बढ़ा, मेरा इक्विपमेंट फेलियर भी जल्दी आएगा, ऑब्सोल्यूशन के ऊपर भी जाएगा, और मुझे मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी, और मुझे अपने ऑपरेशन के अंदर सस्पेंशन भी देखनी पड़ेगी, यानी ब्रेक भी आ सकता है। इसी तरह अगर कम हुई तो भी यही सारा कुछ हो सकता है। तो ये सबसे अहम तरीन बात यह है कि मैंने अपने रैक में इस्तेमाल होने वाली जो पावर है वो कितने किलोवाट है, इसको बहुत एहतियात से डिटरमिन करना है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी डिज़ाइन होती है, लेकिन जो पहला लेवल है वो एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इससे मैं अपना ओपेक्स जो है उसको भी कंट्रोल करूँगा, मेरे इक्विपमेंट की लाइफ भी बढ़ेगी, मुझे सर्विस कॉल्स भी कम अटेंड करवानी पड़ेंगी, मेरी वारंटीज़ के ऊपर भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, और मेरा इक्विपमेंट भी ज़्यादा बेहतरी से काम कर लेगा। नॉर्मली जैसे आपने देखा हो पाकिस्तान में, तो जब डेटा सेंटर डिज़ाइन किया जाता है फिजिकल बेस पे, नॉट द प्री फैब, उसमें बिजनेस को तो कुछ नहीं पता होता। फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सारे बैंक्स हमारे सामने जो है वो इंटीग्रेट हुए हैं एक दूसरे के अंदर, और बैंक्स खरीदे गए। आईटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाता है कि वो एक फिजिकल डेटा सेंटर बिल्ड कर दिया, अगर वो प्री फैब पे होते तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वो एक्सपेंड कर सकते थे, क्योंकि एट दी एंड आप जो दूसरा बैंक आपने खरीदा है पैरेलल में, आप कितने साल चला लेंगे उसको। एट दी एंड तो आप एप्लीकेशन सारी, आपकी कोर बैंकिंग हर चीज़ मर्ज होनी है इसके अंदर, तो 2 डेटा सेंटर चलाना तो एक अलग एक्सपेंस है इसका। तो उसमें क्या अगर आपका प्री फैब हो तो वो ज़्यादा एडवांटेज नहीं देगा? आप नहीं, वो हम इस तरह हमें देखने के असल में वो ये आप ये समझिए कि ये नॉट वन सोल्यूशन फॉर ऑल कोई चीज़ नहीं है। हर बैंक की नीड के मुताबिक देखना, और उसके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना उसे देखते किया जा सकता है। कई दफ़ा अगर मॉड्यूलर डेटा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही लगाया है स्केलेबल, तो उसमें गुंजाइश है। और दूसरा, हमने अक्सर ये देखा कि जो यूज स्पेस है उसका अच्छा इस्तेमाल नहीं हुआ ठीक है। और जो अगर आप डेटा सेंटर को देखें ना, तो उसका एक एरिया वो है जहाँ आप एक तो आईटी का जो इक्विपमेंट है, आप उसके बारे में ये तो जानते हैं कि उसको उसके फ्रंट साइड के ऊपर से वो एयर इनटेक लेता है और एग्जॉस्ट करता है ऑन बैक साइड पे। तो डेटा सेंटर का भी बिल्कुल ऐसा ही असूल है, उसकी हॉट और कोल्ड डायल बनाई जाती हैं ताकि ये कोल्ड और हॉट एनर्जी आपस में मिक्स ना करें, और उसके बाद इनको आइसोलेट कर दिया जाता है ताकि ये आपस में मिक्स ना करें और मुझे कम एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़े हीट रिमूवल करने के लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अक्सर जगहों पे ये नहीं काम हुआ होता। तो कई जगह पे तो हम जाके अगर फर्ज करें किसी का मर्जर ही हो रहा है या मर्जर से भूल जाए नीड बढ़ गई है, तो उसका पहला यह है कि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो सकती है कूलिंग की बढ़ाए बगैर, ये कि हम जाएं और उसकी हीट हॉट और कोल्ड आयल को आइसोलेट कर दें। फिर उठ के आप देखेंगे कई दफ़ा रैक के अंदर सारा कुछ लगा और बीच में गैप्स हैं। अच्छा, ये बहुत सस्ती चीज़ है ब्लैंकिंग पैनल। वो ब्लैंकिंग पैनल लगा के मैं तो हॉट एंड कोल्ड को मैं आइसोलेट कर दूंगा, तो वो ये एनर्जी जो मैं मेरी कूलिंग की है वो पूरी हो जाएगी। तो ये हमें हर जो लगा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कहीं है तो उसका एनालिसिस करके ये देखना पड़ता है कि इसको कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है सिविल बिल्डिंग के अंदर, यानी एक बनी हुई बिल्डिंग के अंदर, वहाँ तो प्री फैब नहीं आ सकता। प्री फैब का फ़ायदा ऐसी जगहों में जहाँ आप नया काम करें और आपने बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत ना पेश आपको आए और आपके पास एक जगह अवेलेबल थी, वहाँ पे आपने पूरा एक डेटा सेंटर लाया और हमने प्लेस कर दिया। कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस केस स्टडी कि कहीं आप स्टक हो गए इसी तरह की इंटीग्रेशन के अंदर और क्लाइंट कहता है बस यार कुछ करो, अब तो हम फंस गए? कोई ऐसा चैलेंज सामने आया हो पावर में, यूपीएस में, कूलिंग में या रैक्स में, देखें, और उसको आपने स्मार्टली जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए बेसिकली 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो अभी भी चल रहे हैं। जैसे आप देखे होंगे कि टेलको का जो एवोल्यूशन है ना, वो बेसिकली स्विचिंग टेक्नोलॉजी से जब आईपी पे सारा सिस्टम मूव किया, वॉइस का और ये सारा, अब इक्विपमेंट चेंज हो गया। तो आप आईपी बेस जब हो गए तो वो आप टेक्नोलॉजी की नीड चेंज होगी और आईटी इक्विपमेंट आ गया, फ्रंट बैक एग्जॉस्ट वाला आ गया। तो हमने बहुत सारी जगहों के ऊपर ये देखा जो कि बीटीएस साइट थी डेटा सेंटर में कन्वर्ट हुई,
तो वहाँ हो ये रहा था कि हॉट और कोल्ड आयल एक दूसरे को फेस कर रही हैं और वहाँ पर कूलिंग चाहिए 50 किलोवाट तो 200 लगी हुई है, लेकिन हॉटस्पॉट इसलिए आ रहे हैं कि उनकी अलाइनमेंट गलत है। तो वहाँ पर कई जगह ऐसी जगह आई तो वहाँ रिस्ट्रिक्शन जी आती थी कि वो कहते हैं कि अब लाइव इक्विपमेंट है, इसको मूव नहीं कर सकते। तो फिर कुछ ऐसी जगहों के ऊपर आप ऐसे समझिए कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन करने पड़े। मसलन अब जो स्टैंडर्ड कंटेनमेंट सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं वो ऐसी जगहों पे नहीं इस्तेमाल होते थे। तो फिर हमने कुछ लोकली फैब्रिकेट किए ऐसे सॉल्यूशन के उन रैक को आइसोलेट कर दिया जाए जो कि फ्रंट और बैक हो रहे हैं, एंड देन बाकी को रीऑर्गेनाइज कर दिया जाए। तो ये ऐसी सिचुएशन भी देखने में आई। कुछ जगहों पे ऐसा भी करना पड़ा कि सिर्फ 2-3 IT रैक थे जिसको सिस्टम में आइसोलेट कर दिया, और कई जगह पर फिर यूँ भी हुआ कि हमें कुछ ऐसे कूलिंग के तरीके इस्तेमाल करने पड़े जो नॉन कन्वेंशनल थे। तो ये लेकिन मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें करके उनको हल निकाला जाता है, क्योंकि असल में जिन साइट के अंदर कूलिंग के इश्यूज अक्सर आपको जो देखने में मिलते हैं वो उसमें हॉटस्पॉट बन रहे होते हैं, कूलिंग लोगों ने लगाई होती है। समय आम आदमी यही ख्याल करता है कि ये मेरा एरिया है और यहाँ पे मेरे ये रैक्स के अंदर मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं कि मेरी वायलेट कर रहा है टेम्परेचर की लिमिट को। तो आम आदमी तो यही ख्याल करता है, या इवन IT का इक्विपमेंट कि अब मुझे कूलिंग बढ़ा देनी चाहिए। तो असल में कूलिंग बढ़ा देना उसका हल नहीं है। देखना ये होता है कि ये जो हॉटस्पॉट हम टर्म यूज़ करते हैं ये क्यों हो रही है, और एयर फ्लो का पैटर्न देखना। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट तरीन बात यह है कि बहुत सारी जगहों पे हम ये कंफर्ट कूलिंग जो आम आदमी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो लगाते हैं। इनमें क्या होता है कि इनके अंदर एक 2 तरह की कूलिंग होती है। एक को कहते हैं सेंसेबल कूलिंग और दूसरे को कहते हैं लेटेंट कूलिंग। सेंसेबल कूलिंग जो है वो सिर्फ आप ये समझिए कि हीट रिमूव करती है और मैटर की फॉर्म चेंज नहीं करती। जो लेटेंट कूलिंग है जहाँ मैटर की फॉर्म चेंज करनी है वो इस्तेमाल होती है, उसमें और एनर्जी लगती है। अब IT इक्विपमेंट जो है वो 100% सेंसेबल हीट देता है, तो मुझे वहाँ लेटेंट कूलिंग नहीं चाहिए। इसलिए मैं जब मुझे फिर सिस्टम ऐसा डिज़ाइन करना है जिसके पास मैक्सिमम सेंसेबल कूलिंग हो ताकि मेरी एनर्जी बचे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये जब इक्विपमेंट काम कर रहा है तो ये हर वक्त डीह्यूमिडिफिकेशन कर रहा है, 50% भी करता रहेगा, हवा में से नमी निकालता रहेगा। वहाँ क्योंकि मेरे पास सेंसेबल हीट है मुझे ये काम करना नहीं, क्योंकि बल्कि अगर मैंने वहाँ ये काम किया तो मेरी हवा जो है उसमें से नमी की मिकदार और कम हो जाएगी, तो स्टैटिक चार्ज बन जाएगा। स्टैटिक चार्ज बनेगा तो मेरा इक्विपमेंट ख़राब हो सकता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट थिंग हम बात कर रहे थे वो ये था, वो है एयर फ्लो। तो जो आम इंसान है इसको एयर फ्लो की रिक्वायरमेंट एक दूसरे तरीके से, वहाँ पर हमें एयर फ्लो की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो पर्सियन कूलिंग है, एक जैसे मैंने बताया कि उसके अंदर सेंसेबल कूलिंग की रेशो ज़्यादा, दूसरा उसमें ह्यूमिडिफिकेशन करने की ऑप्शन अवेलेबल, तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उसका एयर फ्लो मतलब उसके जो पंखे हैं वो बहुत ज़्यादा हवा का वॉल्यूम दे सकते हैं, क्योंकि वो मुझे रिक्वायर्ड है IT इक्विपमेंट के अंदर हवा को पहुंचाने के लिए जो कि उसके अंदर से हीट को वापस निकाल के ले जा सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, इस पर अब एनर्जी इस्तेमाल होनी होती है। तो यहाँ अब इन चीज़ों की एहतियात करनी पड़ती है कि मैं जब डिज़ाइन कर रहा हूँ तो साइज़ तो ठीक हो, लेकिन वहाँ पर फिर हम पर्सियन कूलिंग इसलिए IT इक्विपमेंट के साथ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कई लोग आपको ये कहेंगे कि यार हमारे तो ये चल रहे थे AC और इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये AC 7x24 365 के लिए डिज़ाइन नहीं हुए थे, ये 8 घंटे के ऑपरेशंस के लिए होते हैं। तो इनको एक तो एनर्जी तो आपकी ज़्यादा लेंगे ही ले, दूसरा ये इनको जब आप प्रोलॉन्ग इस्तेमाल करते हैं तो ये वैसे ही फेलियर पे चले जाते हैं, आपको रिप्लेसमेंट देनी होती है। तीसरा इनका एयर फ्लो है नहीं, तो वो आप कमरा बहुत ठंडा लग रहा होगा लेकिन आपका कूलिंग इक्विपमेंट वो हवा प्रोवाइड ही नहीं कर रहा होगा जो कि इक्विपमेंट में जाए। और यही हाल पर्सियन कूलिंग अगर सही डायरेक्शन में नहीं लगी होगी और आपने हॉट और कोल्ड आयल को आइसोलेट नहीं किया होगा तो वहाँ पर पेश आएगी। तो आप कहेंगे, अगर आप ऐसे देखें, आप कहेंगे यार इन्होंने खुद इक्वेशन बताई थी कि 50 किलोवाट एनर्जी इस्तेमाल हुई तो 50 किलोवाट कूलिंग होनी चाहिए। मैंने 100 लगा लिया लेकिन मेरा मसला हल नहीं हो रहा। तो उसका मसला इसलिए हल नहीं हो रहा होगा कि उसकी जो एयर की डायरेक्शन होगी वो ठीक नहीं होगी, हॉट या कोल्ड और मिक्स हो रही होगी, या मैंने जो लोड किया है वो ठीक नहीं होगा। सही। मुख्तलिफ इंसिडेंट पाकिस्तान में भी देखे गए हैं कि बिल्डिंग में आग लगी, फायर सेपरेशन सक्सेसफुली कहीं चला कहीं नहीं चला,
कहीं, क्योंकि वो डेटा सेंटर जो सुनोर का तो कोई कसूर नहीं था, लेकिन वो ऊपर आग लगी तो नीचे तक आ गई, उसलिए उनको शट डाउन करना पड़ा। तो इसमें क्या बेस्ट सजेशन है कि कौन से फायर सेपरेशन की सिलेक्शन होनी चाहिए, किस तरह से होना है? जी देखिए, डेटा सेंटर के अंदर जो फायर सेपरेशन है, जिसको आप सिक्योरिटी के 2 एलिमेंट है, एक सेफ्टी और सिक्योरिटी। एक फिजिकल सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आप सर्वेलेंस सिस्टम यूज़ करते हैं। दूसरा बेसिकली सेफ्टी इक्विपमेंट के अंदर जो है वो फायर सप्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आपको ये अंदाजा होगा कि जो फायर है इसको 5 कैटेगरीज में बांटते हैं, A, B, C, D और K। अब ये A, B, C, D, K जो है ये मुख्तलिफ, यानी कि किस किस्म का मटेरियल हो तो वो आग लगती है। जैसे A के अंदर कम्बस्टेबल मटेरियल जैसे कपड़ा है, लकड़ी है, जिसको आग लग जाती है, इसके अंदर आता है। तो B के अंदर वो आते हैं जैसे जो फायरेबल एजेंट्स होते हैं, जैसे केरोसिन ऑयल है या गैसोलीन है, ये लगता है। C वो है कि जिसके अंदर A और B तो हो लेकिन साथ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हो। तो डेटा सेंटर C में फॉल करता है कि उसके अंदर आपको इस किस्म का कम्बस्टेबल मटेरियल मिल सकता है या उसके अंदर लिक्विड भी, क्योंकि डीजल जनरेटर भी इस्तेमाल होते हैं ये भी, और साथ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी है। D और K को मैं सिंप्लीफाई ये कि एक D के अंदर तो बेसिकली ऐसे एजेंट होते हैं जहाँ कुकिंग एजेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो D में फॉल कर जाता है। और K वो है जहाँ पर हम ऐसे हमारे मिनरल्स हों जो फायरेबल होते हैं, जैसे मैंगनीज और इस तरह की चीज़ें। तो ये इस तरह से डिफाइन। अब इन सब की सप्रेशन के लिए मुख्तलिफ एजेंट्स इस्तेमाल होते हैं। डेटा सेंटर टाइप C में आता है, और डेटा सेंटर में सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ह्यूमन सबसे पहले, फिर इक्विपमेंट, तीसरा फॉर बिजनेस की अवेलेबिलिटी के लिए। ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं उसके बहुत बड़े। तो अब इसका मतलब यह है कि मैं फायर सप्रेशन में ऐसा एजेंट इस्तेमाल करूँ जो मेरे ह्यूमन के लिए सेफ़ हो, क्योंकि जनरली तो फायर के, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है तो आप CO2 गैस है वो फायर पे आप ड्राई पाउडर यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन अब वो ह्यूमन के लिए सेफ़ नहीं होगी। दूसरा मेरे इक्विपमेंट के लिए भी सेफ़ हो, पानी में इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, उससे आग से तो और डिफरेंट मुझे प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वहाँ C में फिर हम बेसिकली इनर्ट गैसेस इस्तेमाल करते हैं जो लो रेजिडुअल हो, और जब वो यूज़ हो तो वो फिर ह्यूमन के लिए भी सेफ़ हो और वो मेरे इक्विपमेंट के ऊपर भी लेयरिंग ना करें, और हम मैक्सिमम एक तो आग पे भी काबू पा लें और फिर डैमेजेस को भी मिनिमाइज़ कर लें। दूसरी, इसमें ना सिर्फ एजेंट यानी सप्रेशन नहीं, असल में तो हमें डिटेक्शन करनी है कि हम आग की लेवल को पहले ही बढ़ने से रोक सके। तो इसलिए वेरी अर्ली स्मोक डिटेक्टर सिस्टम्स हैं जिनको वेस्डा के नाम से इस्तेमाल किया जाता है। तो जो कंप्यूटर रूम है, यानी जो सर्वर रूम आपका कहलाता है, जो पावर रूम है, जो डेटा सेंटर के इंपॉर्टेंट एरिया है, मीटमी रूम है जहाँ आपके नेटवर्क की कनेक्टिविटी वगैरह आके लग रही होती है, इन सब में वेरी अर्ली स्मोक डिटेक्टर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, वेस्डा सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। और बाकी एरिया के अंदर भी आप डिटेक्शन और सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसके अंदर आप कॉमनली FM200 नाम सुनते होंगे, जो ये गैसेस सेफ भी हैं, कॉमन यूज़ हो रही हैं। अब इससे भी बेहतर नोवेक 123 आ गई, बेसिकली आप नोवेक को इस्तेमाल कर लेते हैं फायर सप्रेशन के लिए। और ये पूरा एक सिस्टम है जो कोऑर्डिनेटेड है। इसके ऑब्जेक्टिव ये होते हैं, फायर डिटेक्शन तो एक तरफ, दूसरा ये कि वो अलार्म करे, अवेलेबल करे, लोगों को मैसेज कर सके ताकि लोग उसकी सेफ्टी उसको पता लग सके, उनकी सेफ्टी हो सके, देन उसको पता लग सके और फिर उसको सप्रेस किया जा सके, यानी फायर को ख़त्म किया जा सके। और ये डेटा सेंटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसकी अवेलेबिलिटी के लिए भी और बाकी सबकी सेफ्टी के लिए भी। आखिरी सवाल जिसका आपको हमेशा अफसोस रहता है कि जब भी कोई डेटा सेंटर बनाने जाता है तो वो स्टेप्स फॉलो नहीं होते, तो वो क्या स्टेप्स है थंब रूल वर्ल्ड वाइड के वो हमें फॉलो करने चाहिए ताकि हम एक अच्छा डेटा सेंटर? देखिए, एक सबसे पहले तो ये कि हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव ज़रूर क्लियर होना चाहिए। हम पहले फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का साइज़ ना डिटरमिन करें, बल्कि हम अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव पहले क्लियर करें। वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव एक्चुअली फिर ये बताएगा कि मेरी किस किस्म की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मुझे इस्तेमाल करने होंगे, और उनसे डिटरमिन ये होगा कि अब मैंने अगर इस तरह की एप्लीकेशन और इस तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने हैं तो वो मुझे उसके लिए हार्डवेयर कौन सा चाहिए होगा, मुझे स्टोरेज कैसे चाहिए होगी, डेटाबेस मेरा कौन सा होगा। अब यानी यहाँ मेरे अब सिस्टम का साइज़ डिटरमिन हो जाएगा। अब जब ये है, और फिर जिस तरह के मैं किस तरह की अवेलेबिलिटी चाहिए होगी, किस किस जगह से मुझे कनेक्ट करना है, तो फिर मेरा कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है वो डिसाइड होगा। अब जब ये डिसाइड हो जाएगा तो एक्चुअली ये मुझे ये बताएगा कि मुझे कितने रैक चाहिए, यानी कितने यूज स्पेस चाहिए जिसमें मेरा ये सिस्टम आगे लगेगा। तो अब मैं नंबर ऑफ़ रैक्स देखूंगा,
एंड देन नंबर ऑफ, ये मेरा एक हिस्सा मुकम्मल हुआ। अब मैं वापस देखूँ, मेरी बिजनेस ऑब्जेक्टिविटी थी कि मेरा कितनी रिलायबिलिटी आईटी के ऊपर है और मेरा इसमें प्रॉब्लम आने से मेरा कितना काम का हर्ज हो सकता है या नुकसान हो सकता है। उसको देखते हुए फिर मैं रेटेड या टीयर के लेवल डिसाइड करूंगा कि मुझे टीयर 2 का डेटा चाहिए, और चाहिए, आरपीओ और आरटीओ के आरपीओ और आरटीओ भी इसी तरह की टर्म है जो वो आप अपने सिस्टम्स के अवेलेबिलिटी पे चले जाते हैं। जी बिल्कुल, आप जब सिस्टम की बात करेंगे तो आप आरपीओ आरटीओ की बात करेंगे, आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो फिर आप टीयर की या रेटेड की बात करेंगे। सही ठीक है ना, क्योंकि ये रेटेड और टीयर का मतलब ही यही है कि ये कितना अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच मुनीफ ख्वाजा साहब, बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज आपने शेयर की और बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। और अभी बहुत कुछ रहता है लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम समझते हैं कि एक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हमने अपने क्लाइंट को प्रोवाइड किया और जो हमारे भी व्यूअर्स हैं उनको हम प्रोवाइड कर दिए। इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए वो एक अच्छा डेटा सेंटर जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ चीज़ें और पता लगी होंगी कि आईटी में, डेटा सेंटर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो कि आपके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप डेटा सेंटर ऑपरेटर्स हैं, डेटा सेंटर को आपने देखना है, उसको हर जितने भी डेटा सेंटर सर्विस प्रोवाइडर है उसके अंदर 3 जॉब्स तो ऑब्वियसली हर वक्त आपके लिए मौजूद होती है। आपने उस अपने स्किल सेट को उसी तरह से बिल्ड करना है जिसमें सेल्स, प्री सेल्स, कंसल्टेंट या पोस्ट सेल्स जो कि वो डिप्लॉय करते हैं, डेटा सेंटर पूरा बनाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड चूज़ करते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को आप अवेल करते हैं। यही हमारा मकसद है इस वीडियो बनाने का। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट और ईमेल एड्रेस पर आप हमें लिखिए या हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। इंशाल्लाह हम आपको फैसिलिटेट करेंगे और आपको गाइड करेंगे, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे ताकि आप जो है आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया ना हो और आपके जो गोल्स, बिजनेस गोल्स जो है वो आप सही तौर पे अचीव कर सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, दूसरों से भी शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुँचे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक हेल्दी रहे, खुश रहे, इन्फॉर्मेशन दूसरों से शेयर कीजिए, दूसरों को भी फ़ायदा उठाने दीजिए। और हमें जो है लिखिए, अगर आप समझते हैं कि आप सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए और हम आपको भी इनवाइट करेंगे ताकि दूसरों को भी फ़ायदा पहुँच सके और सदका जारिया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।